हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइड पर मैं फारूकी सर केमिस्ट्री क्लासेस के लिए और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 12th क्लासेस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसे हम लोग नाम देते हैं सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इस अवस्था से आप पूरी तरह से इंट्रोड्यूस ही हैं। वैसे तो जैसे कि पदार्थ की 3 भौतिक प्रावस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, यहां प्लाज्मा के बारे में स्टडी नहीं करेंगे हम लोग। ठोस, द्रव, गैस में से बोर्ड पर 3 चित्रों को आप आसानी से देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर इन 3 चित्रों को देखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि किस पात्र में पदार्थ की किस भौतिक प्रावस्था को भरा गया है, या पदार्थ किस भौतिक प्रावस्था में दिख रहा है आपको। यस, इसका मतलब है कि आप इसमें देखिए और इसमें देखिए, इन तीनों में डिफरेंस कीजिए तो आप पाएंगे कि सर इसके अंदर तो जो ये छोटे छोटे से आपने ये बनाए हैं, दरअसल ये हैं अवयवी कण। ओके, ये अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। खैर, तो ये अवयवी कण पूरे पात्र को घेरे हुए हैं। इसका मतलब पात्र बड़ा कर दिया जाए तो ये उसको घेर लेंगे। इसका अर्थ ये निकला कि पदार्थ की इस भौतिक प्रावस्था को, जिसमें गैस, जिसे गैस नाम देंगे, ये गैस के जो अवयवी कण हैं वो पूरे पात्र में घेर लेंगे। पात्र छोटा हो बड़ा हो, पूरे पात्र को घेर लेंगे। तो हम इसके बारे में यहां स्टडी नहीं करेंगे। इसमें देख रहे हैं अपन, पात्र की इस स्थिति में पदार्थ की जो कण हैं वो पूरे पात्र को नहीं घेरे गए, लेकिन मैंने अगर इसके अंदर 10 ग्राम डाला था, 20 ग्राम डाला था, ये उतना ही नजर आएगा मुझे। इसका मतलब इस अवस्था में पूरे पात्र को नहीं घेरा गया है। लेकिन हां, अगर मैं इसको छोटे पात्र में दे दूंगा तो उसकी आकृति अलग हो जाएगी, बड़े पात्र में दे दूंगा उसकी आकृति अलग हो जाएगी, द्रव्यमान तो निश्चित रहेगा जितना भरा गया है। यह पदार्थ की भौतिक प्रावस्था आती है बेटा द्रव के रूप में। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये वही पदार्थ अगर इसके अंदर ठोस बनाकर रख दिया जाए तो इतने से छोटे से आकार में आ जाएगा। तो इसे पदार्थ की भौतिक अवस्था नाम देंगे अपन, क्या? ठोस। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब इसमें अवयवी कणों के मध्य में आकर्षण बहुत ही कम होगा, जिसके कारण ये एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं। इसमें आकर्षण थोड़ा ज्यादा रहता है, पास पास रहते हैं। आकर्षण की वजह से ये द्रव रूप में पाए जा रहे हैं। इसमें आकर्षण आप समझ सकते हो कितना अधिक होगा। तो ये जो अवयवी कण हैं पदार्थ की ठोस अवस्था के, ये अवयवी कण यानी परमाणु, अणु, आयन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, सघन होते हैं, पास पास होते हैं। उनके मध्य में आकर्षण बल ज्यादा लगता है, जिसके कारण पदार्थ की इस ठोस अवस्था का आकार, आयतन, द्रव्यमान ये सब निश्चित होते हैं। इनको दबा नहीं सकते, संपीड़न नहीं कर सकते। तो चलिए, हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि हम लोग पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अब बात आती है कि पदार्थ की ठोस अवस्था के अवयवी कण जो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इनकी स्थितियों के बारे में स्टडी करें। तो ठोसों के गुण, इनके कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण क्या क्या हो सकते हैं बेटा? ठोसों के गुण, लक्षण। तो ठोसों के लक्षणों में पहला पॉइंट अगर बनाया जाए तो इनका बेटा आकार, आयतन, आकृति निश्चित होती है, निश्चित, डेफिनेट होती है। ठीक है, मतलब जहां किसी ठोस पदार्थ को, मान के चलो ये पेन है, मैंने यहां रखा बेटा इस पेन को अगर मैं जहां भी रख दूंगा तो बेटा ये थोड़ा ना कि दूसरी जगह जाने के बाद ये अपनी आकृति या आकार या आयतन बदल देगा। या कोई भी ठोस पदार्थ अपना आकार और आयतन जगह के हिसाब से नहीं बदलता। ओके, दूसरे पॉइंट में हम आते हैं, इनके ये अवयवी कण जो आप देख रहे हैं, परमाणु, अणु, आयन। बेटा ये अवयवी कण जो परमाणु हो सकता है, किसी में अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, जिन्हें मैंने यहां नोट किया है, अवयवी कण। परमाणु, अणु, आयन, ये अवयवी कण, इन अवयवी कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी आकर्षण अधिक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है। ठीक है, हिंदी में अपन कह सकते हैं आकर्षण। अवयवी कणों के मध्य में बहुत अधिक आकर्षण होता है, और जिसके कारण ये बहुत अधिक पास होते हैं, और ज्यादा पास होते हैं, इसलिए इनका बेटा घनत्व भी अधिक होता है, घनत्व अधिक।
कम जगह में आ जाते हैं ये। चौथी बात, अवयवी कणों में जब आकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो बेटा वो हिल डुल नहीं पाएंगे, उनके मध्य में गतिशीलता, मोबिलिटी, जिसे अपन यहां नाम देंगे, विसरण की दर बहुत कम होती है, डिफ्यूजन बहुत कम होता है, विसरण की दर बहुत कम या होगी ही नहीं, बहुत ही कम, ठीक है, विसरण, रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसे अपन नाम देते हैं। अगले पॉइंट में क्या कह सकते हैं अपन इसे, जब बेटा आकर्षण, अवयवी कणों में आकर्षण जो बहुत अधिक है, आकर्षण अधिक है, तो क्या होगा, विसरण की दर कम हो गई। आकर्षण ज्यादा है तो हम इसको दबा नहीं सकते, कॉम्प्रेस्ड नहीं कर सकते, कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, पहले से ही वो अवयवी कण काफी अधिक नजदीक हैं, इसका मतलब इनमें संपीड्यता बहुत कम होती है, या ये कह दें दूसरे अर्थों में ये असंपीड्य होते हैं बेटा, नॉन कॉम्प्रेसिबल या इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब कणों में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है बेटा, तो उन कणों को अगर मैं दूर दूर करना पड़ेगा तो मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी अगर मैं उन्हें पिघलाना चाहता हूं या बास में पहुंचाना चाहता हूं तो इनके लिए बहुत अधिक ऊर्जा, बहुत अधिक ताप पर गर्म करना पड़ेगा, तो इनके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, उच्च होते हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये बेसिकली ठोस अवस्था के प्रारंभिक गुणों को अपन यहां पर स्टडी कर सकते हैं कि आकार, आयतन, अट्रैक्शन ज्यादा कणों के मध्य में, जिसके कारण बहुत अधिक पास आ जाएंगे, पास आ गए तो उनमें हिलना डुलना बहुत कम होगा और दबा नहीं सकते, असंपीड्य होते हैं ये, घनत्व इनका बेटा बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके बहुत ज्यादा होते हैं। अभी आप लोगों को ठोसों के गुणों के बारे में स्टडी कराया था कि ठोसों के गुण कौन कौन से होते हैं। अब बात आती है कि ठोसों को जो बाहर से तो वो ठोस दिखाई दे रहे हैं, तो फिर कुछ को अलग नाम दिया जाता है, कुछ को अलग नाम दिया जाता है, मतलब ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों को इस आधार पर, आधार क्या बनाया गया बेटा कि अवयवी कण, अवयवी कण अपने दिमाग में हमेशा क्या याद रखना है, परमाणु, अणु, आयन। ये अवयवी कण क्या किसी के अंदर व्यवस्थित है क्या, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है क्या? अगर सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है, क्रमबद्ध व्यवस्था है अगर किसी ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की, तो उसे नाम दिया बेटा हमने क्या, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और अगर इन अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं है, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, बेतरतीबीपन है, ऐसा समझ लिया जाए एक आम एग्जाम्पल के दौरान कि आपकी लंच जब होती है बच्चों तो क्या होता है, बेतरतीबी ढंग से इधर उधर घूमते हैं उतने ही स्टूडेंट, लेकिन बेतरतीबी ढंग से घूम रहे हैं। तो जब वो बेतरतीबीपन है, अनियमित क्रम है, कोई सिस्टेमेटिक और अरेंज नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो इसका मतलब उसे नाम दिया जाता है अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, मतलब क्या समझे बेटा हम लोग, ठोसों के वर्गीकरण में ठोस पदार्थ को हम लोग दो प्रकार से बांटेंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। बांटने यानी बेस क्या बनाया, किस बेस पर हमने इन्हें बांटा है, अगर ठोस पदार्थों के अवयवी कण यानी परमाणु, अणु या आयन क्रमबद्ध व्यवस्था है, तो मैं यहां पर एक पॉइंट बना दूं आपको। ओके, तो एक पॉइंट क्या बन गया क्रिस्टलीय ठोसों का, अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था। अब ये बताइए, अगर आप बारात अगर चढ़ रही है तो लोगों की क्रमबद्ध व्यवस्था होगी क्या, नहीं होगी। और अगर आप स्कूल में अगर गए हैं और प्रेयर के दौरान खड़े हुए हैं, क्यू में खड़े हुए हैं, तो वो क्रमबद्ध व्यवस्था होगी, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। तो अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था, इसमें ये क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं है। ओके, अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था इसके अंदर नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, अगर अवयवी कणों की सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है, क्रमबद्ध व्यवस्था है, जिसे मैं थोड़ा सा आपको इधर समझाऊं कि आप इस डायग्राम के अंतर्गत क्या बात देख रहे हैं बेटा, इसके अंदर देखेंगे आपको तो आपको नजर आएगा कि सर ये तो आपने जो गोले से बना रखे हैं, स्फीयर बना रखे हैं, यानी ये जो अवयवी कण बना रखे हैं किसी ठोस के अंदर उपस्थित ये अवयवी कण एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट में है, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है, ठीक है ना, देख रहे हैं आप लोग। और इन्हीं अवयवी कणों को अगर मैं इस तरह से बनाता बेटा, है तो ये सही,
पर इसके अंदर क्या नजर आ रहा है आपको? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, बेतरतीबीपन से ये फैले हुए हैं, तो ये अक्रिस्टलीय ठोसों की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, तो जो अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था है, तो आप बेटा इसको एक नाम दे सकते हैं, यानी आप उस व्यवस्थीकरण का एक नाम देते हैं, तो इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है बेटा, निश्चित ज्यामिति, यानी आकृति निश्चित होती है कि वो षटकोणी हैं, घनी हैं, द्विसमलंबाक्ष हैं, इस तरह से एक नाम दे सकते हैं। निश्चित ज्यामिति कैसी होगी बेटा? निश्चित। दूसरी तरफ क्या होगा? निश्चित ज्यामिति नहीं होगी, ना ज्यामिति निश्चित नहीं होगी। ओके, तीसरा पॉइंट हम क्या दे सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, कि अवयवी कण केवल यहीं तक नहीं है, जितनी दूरी तक का वो क्रिस्टल है, जो ठोस हमारा नजर आ रहा है, उसमें इधर जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, एक जैसा अरेंजमेंट होगा बेटा। और जब एक जैसा अरेंजमेंट होगा तो हम उसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या बोलेंगे? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी दीर्घ परासी व्यवस्था। वेरी गुड, दीर्घ मतलब लॉन्ग रेंज यानी परासी व्यवस्था। तो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर दीर्घ परासी व्यवस्था होगी, और इनकी अगर हम बात करें बेटा, तो इनके अंदर दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होगी। इनको आप ये कह सकते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में आएंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा इनका। ठीक है, दूरी तक एक जैसा ऑर्डर नहीं नजर आएगा, कुछ दूरी तक हो सकता है, फिर रैंडमली होगा। चौथे पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं बेटा इसके अंतर्गत? चौथे पॉइंट में एक बात बनाते हैं इसमें, कि इनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक जो होता है बेटा, इनका सुस्पष्ट। अब इस सुस्पष्ट का क्या मतलब होता है? जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ बदल जाएगी क्या अगर आप लोग यहां आए और घर चले जाए 4 दिन बाद, 10 दिन बाद क्लियर रहेगी? इसको कहते हैं सुस्पष्ट एवं निश्चित। निश्चित, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि लोहा इतने टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, NaCl इतने टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, तो इसको बोलते हैं बेटा सुस्पष्ट एवं निश्चित, डेफिनेट। ठीक है ना, इसके बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे। ऐसा इनमें नहीं होता, नहीं, सुस्पष्ट एवं निश्चित नहीं होगा। अगले पॉइंट में क्या दे सकते हैं बेटा हम लोग इसमें? इनके अंदर एक विदलन का गुण पाया जाता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी। विदलन गुण इनके अंदर उपस्थित होता है, विदलन गुण इनके अंदर होता है। अब ये विदलन गुण क्या होता है, बिल्कुल आम भाषा में मैं आपको बताऊं, इनके अंदर विदलन गुण नहीं है। अब बात आती है कि सर विदलन गुण क्या होता है? तो जब भी हम किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को बेटा तेज धार वाले औजार से जब काटेंगे, तो काटने पर क्या होगा? वो दो सपाट एवं चिकनी सतहों में बट जाएगा। लोहे को काटते हुए देखा है कि नहीं आप लोगों ने? बहुत शार्प तरीके से हो जाएगा, चिकनी सतहों में वो बट जाएगा। इस गुण को क्या कहते हैं अपन? विदलन गुण। विदलन गुण की परिभाषा क्या बता सकते हैं अपन? यह गुण किन में पाया जाता है बेटा? क्रिस्टलीय ठोसों में। जब क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले औजार से काटा जाता है, तो वो दो सपाट एवं चिकनी सतहों में विभाजित हो जाता है। इसी गुण को कहते हैं विदलन गुण, और ऐसा इनके अंदर नहीं होता। राइट, पांचवें पॉइंट में, अगले पॉइंट में मैं आपको दे दूं, छठवां पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूं, कि इनके अंदर एक विषमदैशिक गुण पाया जाता है। विषमदैशिक गुण, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, विषमदैशिक गुण इनके अंदर पाया जाता है बेटा, समदैशिक गुण। अब ये होता क्या है, तो इसको मैं अभी आपको थोड़ा सा भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको अलग से हेडिंग बनाऊंगा, ये विषमदैशिक क्यों और ये समदैशिक गुण क्यों। एक लास्ट पॉइंट के तौर पर मैं आपको और लिख देता हूं यहां पर, इनका जो शीतलन वक्र होता है बेटा, शीतलन वक्र, ठीक है ना, यानी इनको पिघलाने के बाद पिघले हुए किसी ठोस पदार्थ को जब ठंडा करें, और ठंडा करने पर ताप और समय के बीच में एक वक्र खींचा जाए, वो शीतलन वक्र कहलाएगा। ठीक है ना, पिघले हुए को ठंडा करना। तो इनका शीतलन वक्र बेटा असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत। ठीक है, और इसका इनका सतत होता है, सतत। ओके, अब ये क्या होते हैं देखिए, अब हमारे लिए पढ़ने के लिए मैं आपको आगे जो बता रहा हूं, एक तो हम लोग डिस्कशन करेंगे किसमें बेटा, विषमदैशिक क्या होते हैं, शीतलन वक्र क्या होता है, विदलन गुण मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। तो आगे के पॉइंटों में हम लोगों के लिए बात होगी। ठीक है, थोड़ा सा जब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो हम लोगों में, मैंने आप लोगों को नीचे अभी लिखा था कि विषमदैशिक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस,
और अकृष्टीय ठोस कैसे होते हैं बेटा? समदैशिक। अब प्रश्न ये बनता है कि विषमदैशिक क्या है, विषमदैशिकता क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों का विषमदैशिकता गुण क्या है? ठीक है, बोर्ड पर बेटा मैंने आप लोगों को अवयवी कणों का, राइट, बार बार अपने दिमाग में रखिएगा, अवयवी कण मतलब ये अवयवी कणों का एक अरेंजमेंट बनाया, एक व्यवस्था बनाई है। अब मुझे आप ये बताइए, ये व्यवस्था आपको क्रिस्टलीय दिखाई दे रही है क्या? क्रिस्टलीय बताइए, क्रिस्टलीय, राइट। क्रिस्टलीय कैसे कह रहे हैं बेटा आप लोग बताइए? कि ये जो ब्लैक कलर से जो अवयवी कण है, इसमें ये दो अवयवी कणों से मिलकर बना है, मान के चलिए दो अवयवी कण, दो भिन्न अवयवी कण बेटा, दो भिन्न अवयवी कण, जैसे Na और Cl अलग अलग हो गए कि नहीं, इस तरह से दो अवयवी कण। तो दो भिन्न अवयवी कणों में एक को मैंने कहा है बेटा ब्लैक कलर का अवयवी कण और दूसरा बोला है मैंने रेड कलर का अवयवी कण, ठीक है ना। एक ठोस है जिसमें दो प्रकार के अवयवी कण हैं, जिसको अपन ने बोर्ड पर दिखाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले ब्लैक ब्लैक ब्लैक, फिर रेड रेड रेड, और ब्लैक के बीच में रेड, ब्लैक के बीच में रेड। अगर मैं इनको लाइनों से मिला दूं तो आपको यह दिखाई देगा कि एक ज्यामिति बन जाएगी, एक निश्चित ज्यामिति। वो ज्यामिति बेटा जैसे ये मैंने मिलाया, ये राइट, नीचे मिलाया राइट, इधर मिलाया राइट, तो इसका अर्थ यह निकला कि एक निश्चित ज्यामिति अगर बन रही है तो समझ लीजिए कि उसमें अवयवी कण कैसे होंगे? क्रमबद्ध व्यवस्था में होंगे, तभी उसकी एक निश्चित ज्यामिति बन रही है। इसका मतलब एक तो कंफर्म बात होगी कि ये किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों का अरेंजमेंट है, और वो अवयवी कण दो भिन्न प्रकार के हैं। एक को मैंने बेटा ब्लैक से इंडिकेट किया और एक को रेड से इंडिकेट किया। अब क्या बात है, अगर मैं ऐसे ठोस पदार्थ के कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, तापीय चालकता और भी हो सकते हैं, उनका अध्ययन करूं, उन गुणों के मानों को निकालूं। अच्छा, उन मानों को निकालने का मतलब अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं में अलग मान प्राप्त हों, अलग अलग मान प्राप्त हों, यानी मान प्राप्त हो, अलग अलग दिशाओं में बेटा अलग अलग मान प्राप्त हो। क्या मतलब है? इसे समझने के लिए मैंने एक अरेंजमेंट ये बनाया बेटा, और हमारे माइंड में ये बात बैठ गई कि हाँ ये सर एक व्यवस्थित अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जो क्रिस्टलीय ठोस का है। अब मैं बेटा अपवर्तनांक का अध्ययन कराने के लिए इस क्रिस्टलीय ठोस पर अपवर्तनांक, अपवर्तन का मान, अपवर्तनांक, अंक, अपवर्तनांक, ओके, इसके लिए क्या करते हैं, ये इसके मान कैसे निकाले जाते हैं इस ठोस पदार्थ के? तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक प्रकाश पुंज को डालेंगे, एक लाइट बीम को डालेंगे, एक प्रकाश किरण डालेंगे, ओके। प्रकाश किरण हमको क्या डालनी है? अलग अलग दिशाओं में डालनी है। अगर मैंने इस दिशा से एक प्रकाश पुंज डाली, जिसको दिशा नाम दिया मैंने ए बी, तो ए बी दिशा में आप क्या देख रहे हैं? इस दिशा के एक तरफ इधर ब्लैक 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 और दूसरी तरफ रेड रेड रेड, ओके। और अगर मैंने उसी प्रकाश पुंज को इस दिशा में डाला बेटा, उसी प्रकाश पुंज को इस एक्स वाई दिशा में डाला, तो मुझे आप बताइए, आपको दिख रहा है डायग्राम के द्वारा, क्या आप पा रहे हैं कि वैसा ही अरेंजमेंट जो इस ए बी दिशा में था वैसे ही अरेंजमेंट इस दिशा में है क्या? नहीं है। कैसे? इस दिशा में ब्लैक ब्लैक ब्लैक, इस दिशा के एक और ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और इस दिशा के दूसरी ओर रेड रेड है, ओके। और इस दिशा में क्या हो रहा है? एक्स वाई दिशा में बेटा, एक्स वाई दिशा में देखिए इस एक और भी देखता हूं तो मैं ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड, और इधर भी क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड। क्या ऐसा इसमें था? नहीं, इसमें क्या था? दिशा के एक और ब्लैक 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 रेड रेड रेड। इसका क्या मतलब निकला कि इस दिशा से अपवर्तनांक का मान निकाला जाएगा, तो वो मान इस एक्स वाई दिशा से अपवर्तनांक का मान निकाला जाएगा, तो इस दिशा से अलग मान प्राप्त होगा बेटा, और इस दिशा से अलग प्राप्त होगा। तो अलग अलग दिशाओं में, मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर अपवर्तनांक के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो ऐसे ठोसों को अपन क्या कहते हैं? ऐसे ठोस कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? विषमदैशिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और इस गुण को नाम दिया जाता है क्या? विषमदैशिकता। तो क्रिस्टलीय ठोसों का विषमदैशिकता एक गुण होता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से भौतिक गुणों के मान बेटा, अपवर्तनांक वगैरह के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसे कहते हैं अपन क्या? विषमदैशिक। इसे मैं ऐसे समझाऊंगा अभी आपको। अगर मैं ये कहूं कि बेटा ये
इसको ऐसे इसी बोर्ड पर इसी एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, और सिंपल से आपकी लैंग्वेज में समझाऊं। हम सब जब प्रेयर की टाइमिंग खड़े होते हैं, मान के चलिए ये वाली रो जो दिखाई दे रही है ये 12th क्लास के स्टूडेंट की है, रेड वाली रो जो दिखाई दे रही है बेटा ये 11th क्लास के स्टूडेंट की है, ये वाली रो दिखाई दे रही है ये 12th क्लास की है, ये रो दिखाई दे रही है 11th क्लासेस की है, ठीक है, लेकिन एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, ये तो आप देख रहे हैं। तो अगर मैं इधर से आवाज दूंगा तो ये सारे 12th क्लासेस के बच्चों के लिए होगी, यहां दूंगा तो ये 11th क्लास के बच्चों के लिए होगी, राइट। इसका मतलब ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो गया। अब इसका मतलब है कि यहां भी 12th क्लास है, ये भी 12th क्लास है। क्या अगर मैं ये कहूं कि बेटा ऑब्लिक लाइन के सारे स्टूडेंट एक लाइन में अलग निकल आए, तो अगर मैंने ऐसे निकाला गया तो मुझे बताइए क्या वो सिर्फ 12th क्लास के बच्चे निकलेंगे? नहीं, 12th वाला भी निकलेगा, 11th वाला भी निकलेगा, 12th वाला भी निकलेगा, 11th वाला भी निकलेगा, 12th वाला भी, 11th वाला, यानी अलग अलग निकलेंगे। इसका अर्थ क्या निकला? उनका अलग अलग दिशाओं में व्यवहार समान नहीं है, मतलब विषमदैशिक। ओके, तो ये बात रही। अब बात करेंगे हम लोग बेटा समदैशिक की। तो समदैशिक किसके बारे में कहा गया मैंने? आकृष्णीय ठोस कैसे होते हैं? समदैशिक। अरे एक एग्जांपल लो, बिल्कुल एक कॉमन एग्जांपल लो। वो एग्जांपल क्या है? मान के चलिए जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रेयर के दौरान आप लोगों का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, यानी उस वक्त अगर मैं आपसे कह दूं तो आपका अरेंजमेंट एक तरह से इस जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है कृष्णीय ठोसों का। और अगर लंच की बात करें, लंच में गैदरिंग हो गई, भीड़ हो गई, तो वो व्यवहार कैसा हो गया बेटा? आकृष्णीय का। अब क्या देखिए, अगर जब हमारी प्रेयर हो रही थी, प्रेयर के दौरान अगर मैंने एक लाइन की बात की तो एक लाइन में एक ही क्लास के स्टूडेंट मिल गए। तो मैंने अगर ये कहा कि इस लाइन के छात्र इधर आ जाइए तो एक जैसे छात्र नजर आ जाएंगे, बीच दूसरी रो में कहूं तो दूसरी क्लास के छात्र नजर आ जाएंगे, ऐसे भी कहता हूं तो एक ही क्लास के छात्र नजर आए। लेकिन जैसे ही मैंने तिरछी लाइन बनाई कि बेटा इस तरह से छात्र नजर आ जाइए, ये वाले, तो आप देखेंगे क्या बेटा? क्रिस्टलीय अरेंजमेंट था, व्यवस्थित था, लेकिन अलग अलग छात्र नजर, एक इस तिरछी लाइन से खींचे जाने पर 11th 12th वाले छात्र नजर आए। तो इस दिशा में अलग हो गया, इस दिशा में अलग हो गया। अब एक और परफेक्ट में अपन उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण क्या है? मान के चलिए एक गैदरिंग है, भीड़ है, काफी भीड़ है, और आप जानते हो कि भीड़ का कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट तो होता नहीं है। तो अगर मैंने यूं कहा कि भाई इधर कौन कौन है, तो आप कहोगे भीड़, क्योंकि वो भीड़ की शकल में है, कलेक्टिवली फॉर्म है उसका। इधर का तो आप कहोगे भीड़, कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं। इधर क्या कहोगे? भीड़। इसका मतलब क्या निकलेगा? मैं अगर इधर कोई वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो मैं कहूंगा भीड़, इधर भी कहूंगा तो भीड़, इधर भी कहूंगा भीड़, यानी मुझे हर दिशा से क्या नजर आ रहा है बेटा? भीड़ नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह सकता इधर राम श्याम मुकेश नरेश, तो इधर राम नरेश श्याम नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग स्थितियां प्राप्त होंगी। तो आकृष्णीय ठोसों में क्या हो गया? आकृष्णीय ठोसों के अंदर जब वो भीड़ वाली कलेक्टिवली है बेटा, इस तरह से देखा जाए, ये अगर मान के चलो एक ही प्रकार के अवयवी कण है, हालांकि ये व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित हैं, तो अगर यूं देखा जाए तो भीड़ नजर आएगी, इधर देखा जाए तो भीड़ नजर आएगी। तो ये व्यवहार क्या कहलाता है बेटा? समदैशिक, क्योंकि अलग अलग दिशाओं से भी वो मान कैसे नजर आएंगे? हमें समान नजर आएंगे। इसे बोलते हैं अपन क्या? आइसोट्रोपिक। तो आकृष्णीय ठोस क्या होते हैं? समदैशिक होते। परिभाषा बन गई, लीजिए क्या परिभाषा बन गई? समदैशिक आकृष्णीय ठोसों में पाए आकृष्णीय ठोस होते हैं। इनके भौतिक गुण जैसे कि ये किसी भी दिशा से ज्ञात किए जाने पर हर दिशा से ये मान एक साथ प्राप्त होंगे, एक जैसे प्राप्त होंगे। हर दिशा से इनके मानों का समान प्राप्त होने का मतलब है समदैशिक व्यवहार का प्रदर्शित करना। ठीक, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इस बात को आगे। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग शीतलन वक्र के बारे में स्टडी करेंगे। शीतलन वक्र, शीतलन वक्र, तो अभी मैंने आपको क्या लिखा था बेटा? इनका शीतलन वक्र कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत होता है। और इनका शीतलन वक्र कैसा होगा? सतत होगा। बिल्कुल इस बात को समझाने के लिए, बिल्कुल शीतलन मतलब ठंडा करने वाला वक्र। अब ठंडे का मतलब हो गया क्या? अगर मान के चलो मैं किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को पूरी तरह से बेटा पिघला देता हूं, पूरी तरह से पिघलाने का मतलब है उसके गलनांक से आपने क्या कर दिया? उसको ज्यादा कर दिया, तो उसकी एक ही भौतिक प्रावस्था होगी, और वो क्या है बेटा? गलित, द्रवित रूप में रहेगा वो। गलित यानी द्रवित फॉर्म में वो। ठीक, और इसका मतलब इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दे देता हूं, और मैंने क्या किया ये समझने के लिए एक ग्राफ बनाया, जिसमें मैंने यहां लिया बेटा ताप, और यहां ले लिया मैंने क्या? समय। ताप और समय के बीच में यह ग्राफ खींचा, तो हमने उस पिघली अवस्था को अब ठंडा करना चालू किया।
किसी भी ठोस पदार्थ को पिघलाने के बाद अगर उसे ठंडा करना चालू कर दें तो ठंडा करने पर क्या होता जाएगा बेटा, उसका ताप कम होता जाएगा। ताप, अब समय के साथ ताप कम होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो बना नहीं सकता मैं, तो क्या बनाएंगे अपन, यहां से समय लग रहा है बेटा, ताप गिरता जा रहा है, तो ये भी गलित अवस्था है, अभी भी गलित है, अभी भी गलत है, अभी भी गलित है, अभी भी गलित है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर जब हमने उसे और ठंडा करना चाहा तो पता यह चला कि अब वो ताप नहीं गिर रहा, समय गुजरता जा रहा है लेकिन ताप नहीं गिर रहा है। इसका क्या मतलब निकला हमारा कि ये एक ऐसी स्टेट प्राप्त हो गई हम लोगों को कि ताप कांस्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक ताप कांस्टेंट है, लेकिन गलित और गलित का कुछ रूप किस में बदलने लगा बेटा, ठोस में बदलने लगा। और जब तक पूरा की पूरा गलित रूप किस में ना बदल जाए, ठोस में ना बदल जाए, तब तक उसका तापक्रम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब जब तापक्रम कांस्टेंट रहेगा, यही टेम्परेचर ही तो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा, गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और इसी वजह से अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनके कैसे होते हैं बेटा, सुस्पष्ट एवं निश्चित होते। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये पिघलते हैं और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये पिघला हुआ रूप किस में बदलना चालू होगा, ठोस में बदलना चालू होगा। और अगर मैं इस बात के अलावा और आगे भी जारी रखूं तो क्या होने लगेगा, आगे जारी करने पर बेटा ये होगा कि यहां जब वो गलित और ठोस था और ठंडा चालू करना और प्रारंभ कर जारी रखा मैंने, तो ताप जैसे जैसे कम होता जाएगा, अब डायरेक्ट यहां तो तापक्रम कांस्टेंट हो चुका, यहां तापक्रम बेटा कम होता जा रहा था ठंडा करने पर, लेकिन गलित 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 गलित, अब यहां जैसे ही आया यहां से गलित का ठोस में बनना प्रारंभ हो गया, तो हमको ये सुस्पष्ट दिखाई देने लगता है, क्लियरली दिखाई देने लगता है कि हां अब ये ठोस में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। और जब कंप्लीटली ठोस में बदलना प्रारंभ हो जाएगा, तब भी हम उसको आगे जारी रखें ठंडा करना, तो फिर क्या होगा बेटा, अब उसका तापक्रम समय के साथ गिरता जाएगा। और जब तापक्रम गिरता जाएगा तो यहां पर C से लेकर D यहां से ही स्टार्ट हो चुकी है, केवल एक ही भौतिक प्रावस्था प्राप्त होगी और वो क्या होगी बेटा, ठोस होगी। तो आप इस वक्र के बारे में क्या देख रहे हैं, पिघले हुए रूप को हम ठोस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें क्या नजर आया, पहले पिघला पिघला पिघला, मतलब बेटा मोल्टन फेज, गलित रहा, पिघल रहा है पिघल रहा है पिघल रहा है, ठंडा कर रहे हैं, पिघला हुआ रूप ही है, पिघल रहा है मतलब पिघला हुआ रूप ही है, तो तापक्रम गिरता चला जा रहा है, ठंडा करने पर ताप गिरता जा रहा है। इस अवस्था में क्या हुआ कि ताप नहीं गिर रहा, जबकि हम ठंडा करना जारी रख रहे हैं, तो इसका मतलब उसके कण यहीं से व्यवस्थित होना चालू हो चुके, उनके कणों का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट चालू हो चुका बेटा। और जब वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक होते चले रहे हो जाएंगे, फिर और आगे ठंडा करें तो ताप तो गिरता चला जाता है, ठोस का ये तापक्रम क्या होता जाएगा, गिरता चला जाएगा। तो ये वक्र क्या कहलाएगा बेटा, क्या ये आप देखते क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, कैसा है बेटा, शीतलन वक्र कैसा है, असतत है। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, इनकी अकृष्णीय ठोसों के शीतलन वक्र की बात करेंगे। तो इसके लिए भी अपन क्या करें, यहां पर हमने ताप लिया बेटा और यहां हमने समय लिया, तो यहां हम लोगों ने अकृष्णीय ठोसों के लिए ताप और समय के बीच में उसके पिघले हुए रूप को, इसको समझाने के लिए अपन ने क्या किया कि मान के चलिए मेरे पास एक प्लास्टिक है, तो कभी कभी बेटा आप लोगों ने ये देखा होगा कि प्लास्टिक को जब हम लोग गर्मी में रखी रहती है तो वो सॉफ्ट होने लगती है, और अगर और गर्मी में रखेंगे तो और सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम होती जाएगी। यानी इसका मतलब ये निकला कि अगर हम उसे गर्म अगर करते हैं तो मुलायम हो रही है, मुलायम हो रही है, मुलायम होते होते कब वो पिघल जाएगी, कोई पर्टिकुलर, कोई डेफिनेट, कोई निश्चित सुस्पष्ट ताप पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब बेटा अकृष्णीय ठोसों के उदाहरणों में हमारे लिए कंफर्म हो गया कौन, प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक वाला उदाहरण हम यहां ले सकते हैं, कांच यहां ले सकते हैं बेटा हम लोग, रबर यहां ले सकते हैं हम लोग। ये सब उदाहरण किसके हुए, कांच, रबर, प्लास्टिक, पीवीसी, ये सब अकृष्णीय ठोसों के। अब आप कहोगे सर इसके उदाहरण तो आपने एक भी नहीं लिखे, भाई इसके उदाहरण आप जानते हैं बेटा, कैसे जानते हैं आप लोग, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताता हूं जो ज्यादातर 90% एग्जाम्पलों में फॉलो होती है। जिन पदार्थों के फॉर्मूले आप ओरली मुंह जबानी कह दें, अगर मैंने कहा नमक, सूत्र जानते हैं ना हम लोग, यस NaCl, मैंने कहा बर्फ, आइस, बर्फ, भैया बर्फ पदार्थ की एक अवस्था हो गई ठोस अवस्था में, अगर उसको पिघला दिया जाए तो क्या वो उसके कण थोड़े ना बदल गए, तो कण अगर समान है तो सूत्र नहीं बदलेगा बेटा,
यानी बोलिए, यस, जल का जो सूत्र है वही बर्फ का सूत्र है बेटा। ठीक, तो जिन फॉर्मूलों को, जिन सूत्रों को आप ओरली बोल सकते हैं, समझ लीजिए वो सब उदाहरण में आ जाएंगे। अभी मैं इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक्स लगेगी, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। क्रिस्टलीय ठोसों को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उदाहरण दिया गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को छांटिए, तो आप जिनके फॉर्मूले जानते हैं उन फॉर्मूले को आप आसानी से बता सकते हैं। अगर मैं आपसे प्लास्टिक का फॉर्मूला पूछूं बेटा, नहीं बता पा रहे आप। कांच का फॉर्मूला पूछूं, नहीं बता पा रहे। रबर का फॉर्मूला पूछूं, नहीं बता पा रहे। इसका मतलब ये सब चले जाएंगे हमारे किसमें, अक्रिस्टलीय ठोसों में। अभी अपन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण को समझने के लिए मैंने क्या किया बेटा, एक प्लास्टिक लिया, मतलब उस प्लास्टिक का उदाहरण लेकर हमने इस बात को समझाया। तो प्लास्टिक को हमने पूरी तरह से बेटा पिघला लिया। अब पिघले हुए प्लास्टिक को मैंने बेटा क्या करना चालू किया, उसको ठंडा करना चालू किया। तो वो ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ताप गिरता जा रहा है। ठंडा करने के साथ साथ ताप गिरते गिरते बेटा वो कब ठोस में बदल जाएगा आपको वो क्लियरली पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यहां क्या हो रहा था, गलित रूप था, गलित रूप था, गलित रूप था। आप उसे ठंडा कर रहे हैं, ताप गिर रहा है, यहां से ठोस में बनना प्रारंभ हो चुका था। इसका मतलब यही वो तापक्रम है जिस तापक्रम से अगर नीचे चले जाएं तो ठोस रहेगा, इस तापक्रम से बेटा ऊपर चले जाएं तो अपन क्या होगा, गलित रहेगा। तो ये क्लियरली हो गया, सुस्पष्ट का मतलब यहीं से सुस्पष्ट के लिए कहा गया। लेकिन अब प्लास्टिक जैसे उदाहरण के पिघले हुए रूप को अगर मैं उसे ठंडा करूं तो क्या होगा बेटा, तापक्रम कम होता चला जाएगा। ठंडा करता जाऊंगा, तापक्रम लगातार कम होता चला जाएगा। तो आप इस वक्र में क्या देख रहे हैं, ये वक्र कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस वक्र है। ताप ठंडा करने पर ताप गिरता जा रहा है, समय के साथ ताप गिरता जा रहा है। यहां क्या हो रहा था, समय के साथ ताप गिर तो रहा था, लेकिन बीसी पॉइंट पर, बी डैश सी पॉइंट पर ताप कांस्टेंट हो चुका था। जब तक पूरा ठोस, पूरा की गलित ठोस में नहीं बदल जाता, तब तक वो तापक्रम स्पष्ट, तब तक वो तापक्रम कांस्टेंट रहता था, स्थिर रहता था। इसके बाद फिर तापक्रम गिरता था सी पॉइंट के बाद, ठोस बन जाने के बाद। तो इस तरह से अपन ये समझ सकते हैं कि इसका शीतलन वक्र असतत होता है और इसका शीतलन वक्र सतत होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि बेटा हम लोगों को अक्रिस्टलीय ठोसों के जो शीतलन वक्र हुए वो हो गए सतत। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण से परिचित कराऊं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुत आसान है बेटा, क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण देना बहुत आसान है। जिसका सूत्र आपको मालूम है, आप क्या लकड़ी का सूत्र बता सकते हैं, नहीं बता सकते। कहां पटक दोगे, अक्रिस्टलीय ठोसों में। रबर, कांच, प्लास्टिक, ये सब कहां पर ठोक दोगे, अक्रिस्टलीय के अंदर। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोसों में देखिएगा उदाहरण, बहुत नॉर्मली उदाहरण बेटा जो आपके दिमाग में आता है, जैसे कि बेटा NaCl, KCl, ठीक है, CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सारे के सारे उदाहरण बेटा जिनके फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये सब किस में चले जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोसों में। अच्छा, इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोसों में ही हम लोग अभी उदाहरण की ही बात कर रहे हैं, तो और उदाहरण देखिएगा। क्रिस्टलीय ठोसों में अगर मैंने लिखा बेटा जो धातुओं के प्रतीक होते हैं, जैसे Ag चांदी, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे बेटा, ये भी सब क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है। तीसरे उदाहरणों की बात करें अपन, जैसे हीरा। आप कहोगे हीरे का सूत्र क्या होता है बेटा, तो हीरा कार्बन का अपर रूप है। और किसी भी तत्व के जो अपर रूप होते हैं, जैसे किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाने पर उसका सूत्र नहीं बदलता, ठीक वैसे ही किसी तत्व के अलग अलग भौतिक गुण होने पर, क्योंकि अपर रूप क्या होते हैं बेटा, किसी तत्व के ऐसे रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। और रासायनिक गुण जब समान है तो रासायनिक सूत्र उसी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब हीरा अगर कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, तो ये सारे के सारे एक डेफिनेट फॉर्मूले वाले आ गए। तो मैं यहां लिख सकता हूं C, राइट, कार्बन, कार्बन की तो अपर रूप है बेटा ये, और आधार पर लिख दिया मैंने क्या, सॉलिड। इसके अलावा क्या लिखा जा सकता है बेटा, हीरा के बाद में ग्रेफाइट लिखा जा सकता है, सिलिका लिखा जा सकता है बेटा, सिलिका, राइट, SiO2। सिलिका हालांकि कार्बन का अपर रूप नहीं है, लेकिन SiO2 इसका फॉर्मूला होता है, सिलिका, SiO2। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है, जिसे कार्बोरंडम कहते हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड भी होता है, ये इस कैटेगरी में चला जाएगा।
एक और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, और एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं यहां पर, तो ये सारे के सारे उदाहरण बेटा क्रिस्टलीय ठोसों के। अब मैं क्या करने जा रहा हूं आप लोगों को, अगली जो हमारा पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण बेटा, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। यानी अब हम ये तो समझ में आ गया, ये तो हमें समझ में आ गया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो उसमें क्या बताया था मैंने आप लोगों को, अवयवी कणों का सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट होगा, उनकी ज्यामिति निश्चित होगी। एक और बात मैं आपको बता दूं, दरअसल क्रिस्टलीय ठोसों को हम लोग वास्तविक ठोस भी कहते हैं, वास्तविक ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोसों को हम लोग झूठे ठोस, स्यूडो, छद्म ठोस के नाम से जानते हैं, जिन्हें अति शीतित द्रव भी कहते हैं। अब आपको द्रव कैसे कह दिया सर आपने उसने, तो उसके बारे में मैं आपको अलग से स्टडी कराना चाहता था, इसलिए मैंने वो बात नहीं लिखी। अपन करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना, यही डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, अब वर्गीकरण का आधार क्या है बेटा, तो वर्गीकरण का जो आधार है कि इनके जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण, अब आपके दिमाग में आगे हो गए बेटा, अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या आयन। ओके, तो अवयवी कणों का, अवयवी कणों का अरेंजमेंट, अवयवी कण कौन है बेटा, अवयवी कणों का प्रकार, कौन सा अवयवी कण है, क्या उसमें परमाणु परमाणु है या अणु अणु है या आयन आयन है, तो वो कौन से है, अवयवी कणों का प्रकार तथा उनके मध्य लगने वाला आकर्षण, मध्य लगने वाला आकर्षण किनके मध्य बेटा, अवयवी कणों के मध्य। तो अवयवी कण कौन है और अवयवी कणों के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल कैसा है, उसका नाम क्या है, इस आधार पर हम इन वास्तविक ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोसों को 4 प्रकार से बांटने जा रहे हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से बेटा, अब देखिए मैंने जो टेबल जैसी बनाई थी उसका उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों को, ये सारे उदाहरण क्रिस्टलीय ठोसों के बेटा, और अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो मैं आपको यहां से परिचित कराऊं। NaCl आप लोगों ने देखा है, NaCl में आप लोग क्या देखेंगे कि Na प्लस Cl निगेटिव, Na प्लस Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, इसमें आपको क्या दिख रहा है, आयन दिख रहे हैं बेटा, आयन। इसका मतलब क्या निकला, NaCl जैसे उदाहरण वाले, NaCl जैसे उदाहरण मतलब जैसे KCl, K धनायनो Cl निगेटिव, कॉपर 2 धनायनो सल्फेट निगेटिव, मैग्नीशियम 2 धनायनो क्लोराइड आयन, कैल्शियम धनायन और फ्लोराइड आयन, इन सबके अवयवी कण कौन हुए बेटा, आयन हुए। कौन हुए, आयन। आयन का मतलब क्या हो गया, धनायन व ऋणायन हुए, धनायन व ऋणायन। और इन धनायन व ऋणायन के मध्य में, जैसे Na और Cl के मध्य में, Mg और Cl के मध्य में कौन से आकर्षण बल लगे होंगे, जब उनके मध्य में विपरीत आवेश है, उनके मध्य विपरीत आवेश है तो उनमें लगा होगा बेटा स्थिर वैद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा, दो विपरीत आवेश होने के कारण, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, आयनिक बंध भी नाम देते हैं। वेरी गुड, आयनिक बंध। ओके, अब आप देखिए मैंने इसका नाम अभी नहीं लिखा, मैंने ये कहा था क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोस इस आधार पर 4 प्रकार से बांटे गए। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। वो 4 प्रकार कौन है, एक प्रकार हो गया बेटा आयनिक क्रिस्टल। वेरी गुड, कितना आसान हो गया, नाम समझना आप लोगों को। आयनिक क्रिस्टल यानी आयनिक ठोस, यानी आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उन क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण कौन हुए, आयन, और उनके बीच में कौन सा आकर्षण लगेगा बेटा, आयनिक बंध लगेगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण लगेगा, जिनके उदाहरण आप लोग बोर्ड पर देख ही चुके हैं। ओके, अब बात आती है कि ये सब कौन है बेटा, तो आपको ये सब तो धातु हैं, सिल्वर धातु होती है कि नहीं, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब कौन हुई, निकेल है हमारा, ठीक है, कॉपर है, तांबा, ये सब बेटा ये सब धातु हैं। तो ये कहां पर रखे जाएंगे, इनको नाम दिया गया, कितना आसान हो गया, धातुएं जो हैं वो सब धात्विक ठोस यानी धात्विक क्रिस्टल में आ जाएंगी। अब इनके अवयवी कण कौन होते हैं, धात्विक क्रिस्टलों के अवयवी कण होते हैं बेटा धात्विक आयन, यानी जैसे सिल्वर में सिल्वर आयन, Ag धनायन। अब आपको ये जब धनायन है तो बेटा सर आपने यहां क्या रखा, तो इनके अंदर उस तरह के ऋणायन नहीं होते जो इनमें आयन होते हैं, ठीक है। तो धात्विक आयन यानी धनायन व उनके चारों तरफ कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा,
इसे समझने के लिए आप लोग ऐसे समझे जैसे कि ये क्रिस्टल है, मान के चलो ये कॉपर का क्रिस्टल है, तांबे का क्रिस्टल है, तो कॉपर क्या करते हैं बेटा, कॉपर इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर 2 धनायन बदल गए, कॉपर 2 धनायन बदल गए, इनके चारों तरफ कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का एक प्रकार का समुद्र बन गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं के माध्यम से ये एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, आकर्षण किए रहते हैं। तो धात्विक ठोसों में धात्विक क्रिस्टलों के अवयवी कण हो गए धात्विक आयन व इलेक्ट्रॉन, और इनके मध्य में लगने वाला आकर्षण बल हो गया बेटा, बहुत आसान शब्द है, धात्विक बंध, मेटलिक बॉन्ड हो गया। ठीक है। तीसरे प्रकार के जो बात करता हूं मैं, वो तीसरे प्रकार के होते हैं सहसंयोजी क्रिस्टल या सहसंयोजी ठोस हो गए बेटा, सहसंयोजी ठोस। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है सहसंयोजी ठोस, तो ये अगला जो प्रकार है हमारा वो हो गया सहसंयोजी ठोस। अब देखिए सहसंयोजी नाम क्या बना बेटा, सहसंयोजी का मतलब है जिनमें कौन से बंध लगे होंगे बेटा, सहसंयोजी बंध लगे होंगे, सहसंयोजी बंध। अब आप ये जानते हैं सहसंयोजी बंध परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। अब जब इलेक्ट्रॉनों के साझे से सहसंयोजी बंध बनेगा तो इसका अर्थ क्या निकाला हम लोगों ने, सहसंयोजी बंध परमाणुओं में हमेशा लगेगा, जब परमाणुओं में लगेगा तो अवयवी कण कौन हुए बेटा, परमाणु हुए। तो सहसंयोजी ठोसों के अवयवी कण कौन हुए, शुद्ध परमाणु, और इनके मध्य में लगने वाला बंध कौन सा हुआ, सहसंयोजी बंध हुआ। ओके, चलिए हम बात कर रहे थे आपको कि ये अवयवी कण, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो धात्विक ठोस, उदाहरण कौन, धातु है, इतना तो हम लोगों ने 9-10 में भी पढ़कर आ रहे हैं। सहसंयोजी ठोस हमेशा परमाणुओं में लगेगा तो अवयवी कण हो गए बेटा परमाणु, और बंद हो गया सहसंयोजी बंध, कितना आसान हो गया। धात्विक ठोस लिखा है तो धात्विक बंध हो गया, आयनिक क्रिस्टल लिखा है तो आयनिक बंध हो गया। अब जो चौथा प्रकार हमारा बचा, बताइए क्या, तो आपके दिमाग में आएगा सर एक अवयवी कण तो आपने लिया ही नहीं है, कौन सा, अणु, राइट। तो चौथे जो प्रकारों में हम नाम दे सकते हैं यहां पर, कौन सा, आणविक ठोस। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, एक ही बात है, आणविक ठोस। आणविक ठोस जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इनके अवयवी कण कौन होंगे बेटा, अणु होंगे। अणु का क्या मतलब निकला, यदि मान के चलो इस पात्र में कोई आणविक ठोस भरा हुआ है तो इस पात्र से जब मैं कोई कण निकालूंगा तो वो कण किस रूप में निकलेगा, हमें अणु के रूप में निकलेगा। तो इसके उदाहरणों में हम लोग दे सकते हैं बर्फ। बर्फ का मतलब हो गया बेटा, चूंकि अभी मैंने क्या बताया था आपको कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होने पर उसका सूत्र नहीं बदलता। अब जब सूत्र नहीं बदलेगा तो फिर बर्फ को क्या रूप है कि सर बर्फ जल का ठोस रूप है, यानी जल, इसका मतलब इसका सूत्र क्या बनेगा बेटा, H2O, बस आधार पर सॉलिड लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा H2, अब आपको क्या, हाइड्रोजन तो गैस है। मैं आपको बार बार कहने जा रहा हूं बेटा कि पदार्थ की भौतिक अवस्था कोई सी भी हो, हम उसे दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में। अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसको बेटा कंप्रेस्ड कर दिया गया, वो द्रव में बदल गई, और ज्यादा दाब बढ़ाकर ताप कम करके तो हमने उसको किस में बदल लिया, ठोस में बदल लिया। ठीक है, H2 सॉलिड, ये S लिखा है बेटा, S ठोस हाइड्रोजन, सबके नीचे S लिखा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का ठोस रूप होता है CO2, शुष्क बर्फ। ठीक है, इसमें भी अवयवी कण अणु होंगे। इसके अलावा बेटा I2 आयोडीन, नियोन, आर्गन, ये अगर ठोस रूप में लिखे जाते हैं, देखिए मैंने कुछ जगह ऐस नहीं लिखा, इसका अभिप्राय ये मत समझना बेटा क्यों नहीं लिखा, सब में ठोस लिखा जा सकता है। तो ये सब अणु हैं बेटा, बेंजीन, C6H6, ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब अणु है। तो जिन ठोस पदार्थों के अवयवी कण कौन होंगे बेटा, अणु होंगे। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है, कुछ अणु ध्रुवीय होते हैं तो कुछ अणु अध्रुवीय होते हैं। ये मैंने पहले लिखा, अध्रुवीय अणु हो सकते हैं या ध्रुवीय अणु हो सकते हैं, और इनके मध्य में लगने वाले आकर्षण बल कौन होंगे बेटा, आकर्षण, इनके मध्य में लगने वाला आकर्षण बल होता है बेटा, या तो होगा वांडर वाल आकर्षण, वांडर वाल आकर्षण होगा, या फिर हाइड्रोजन बंध होगा। 11वीं क्लास में पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने, हाइड्रोजन बंध। अब देखिए 11वीं क्लास में हम डिटेल्स में पढ़ चुके थे, सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, वांडर वाल आकर्षण बल, हाइड्रोजन बंध। हाँ, ये धात्विक बंध 11वीं क्लासेस में ज्यादा नहीं था, थोड़ी बहुत टीचर के नाते से जब बात आती बता दिया करते हैं, ये फिजिक्स में डिटेल्स में दिया गया, या फिर अपन आगे स्टडी करेंगे धात्विक बंध के बारे में। ओके,
तो अवयवी कण, ठोस के आगे आणविक, अवयवी कण अणु, ठोस के आगे आयन, अवयवी कण आयन, ठोस के आगे धात्विक, अवयवी कण धात्विक आयन व इलेक्ट्रॉन, ठोस के आगे सेसनी, अवयवी कण परमाणु, और ये बंद लग गए। इनके कुछ गुणों की और डिस्कशन करें, इनके कुछ गुणों में जैसे अपन बात करें बेटा, इनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें गलनांक की, तो गलनांक में क्या है बेटा, इसके अंतर्गत इनका गलनांक, आयनों में बहुत अधिक आकर्षण होता है बेटा, तो इनका गलनांक कैसा हो गया, वेरी हाई, बहुत उच्च, आसानी से कम तापक्रम पर ये मेल्ट नहीं होंगे। और सॉरी, ये बात आणविक ठोसों के लिए, अपन यहां आयनिक क्रिस्टलों में कह रहे हैं बेटा बहुत उच्च, ठीक है ना, वो टेबल में मैंने पहले आयनिक बनाया था ना, इसलिए मैं लिख रहा था बहुत अधिक, बहुत उच्च। और ये तो धातु है ही है, इनका भी बहुत अधिक होता है बेटा, बहुत अधिक, बहुत अधिक। और सेसनजी ठोसों के बारे में, जैसे हीरा देखा है आप लोगों ने, हीरे की अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए, उस स्ट्रक्चर को अगर मैं यहां बनाऊं कार्बन, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, फिर ये कार्बन फिर क्या होगा, आगे जुड़ता जाएगा, तो आपको इसमें एक विशेष बात दिखाई दे रही है, आपको बात दिखाई दे रही होगी कि इस प्रकार से ये कार्बन क्या होते चले जा रहे हैं, आगे लगातार, कार्बन परमाणु आगे लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, एक जालनुमा संरचना बन रही है बेटा। इस जालनुमा संरचना की वजह से सेसनजी ठोसों का एक नाम और दिया गया, नेटवर्क ठोस। क्यों दिया गया नेटवर्क ठोस, क्योंकि इनमें अवयवी कण परमाणु लगातार त्रिविमी रूप में जुड़ते हुए जाल बनाते हैं बेटा, जाल बनाते हैं। ऐसी आप लोग हीरे में देखेंगे, ऐसी ग्रेफाइट में देखेंगे, ऐसी सिलिका में देखेंगे, तो इनको अपन क्या नाम देते हैं, नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गलनांक आयनिक ठोसों के बहुत ज्यादा, धात्विक ठोसों के भी बहुत अधिक, इनके भी बहुत अधिक उच्च होता है। आप लोग देखेंगे हीरे का गलनांक बहुत अधिक होता है, तो अधिक अपन लिख देते हैं यहां पर अधिक, थोड़ा एक्सेप्शन होता है बेटा, जैसे हीरे का बहुत अधिक है, ग्रेफाइट का थोड़ा कम है, ऐसा एक्सेप्शन संभव है। अच्छा, इनमें क्या है कि अणु हैं, अणुओं को अलग अलग करने में थोड़ी कम ऊर्जा देनी पड़ती है, तो इनका कैसा होगा, बहुत कम होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कंपैरिजन करने पर बहुत कम होगा। इसकी बात करें अपन विद्युत चालकता की बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, चालकता, यानी इसका मतलब विद्युत प्रवाहित करे तो उनके अंदर चालकता का गुण होगा कि नहीं। तो आयनिक ठोस पदार्थ अपनी गलित अवस्था में, पिघली अवस्था में, यह ध्यान रखना है आपको, आयनिक ठोस बेटा अपनी ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनों के मध्य में इतना प्रबल आकर्षण बल होता है कि जो ऊष्मा दी जा रही है उस ऊष्मा से, मतलब उस ठोस रूप में आयनों का गमन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम लोग उसे ऊष्मा देंगे तो आयनों का आकर्षण क्या होता है बेटा, आयनों के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा और आयन गति करने लगेंगे। तो ऐसी दो स्थितियों में होता है, या तो गलित कर दिया जाए बेटा, या फिर जली कर दिया जाए, जली अवस्था में। जली अवस्था का मतलब उनको जल में डाल दिया जाए तो आयनों के मध्य में आकर्षण होगा, वो क्या होगा, खुल जाएगा और आयन गति करने लगेंगे। तो आयनिक ठोस के बारे में एक ध्यान रखिएगा, आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस अपनी ठोस अवस्था में विद्युत के चालक बिल्कुल नहीं है। क्या, ठोस अवस्था में नहीं है, क्योंकि आयनों का आकर्षण होने की वजह से आयन गति नहीं कर पाते, केवल गलित या जलीय अवस्था में है। धात्विक ठोसों के बारे में अगर हम बात करें तो ये विद्युत के चालक होते हैं बेटा, ठीक है ना, विद्युत के चालक। ठोस अवस्था में इनमें से विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। जैसा आपको मालूम है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके अंदर पाए जाते हैं, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से इनमें चालकता आ जाती है। ये कैसे होते हैं बेटा, अब आप देखिए, हीरा और ग्रेफाइट दो उदाहरणों में पढ़ा है आपने। हीरे में कार्बन की वाइटम को, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के द्वारा बंद बनाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहेगा। लेकिन ग्रेफाइट में 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता था। 11वीं क्लास में पढ़ा है कि नहीं हम लोगों ने, sp2 संकरण होता है, हीरे में sp3 संकरण होता है, ग्रेफाइट में sp2 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की वजह से ग्रेफाइट तो विद्युत का चालक है, लेकिन बाकी जो उदाहरण है बेटा उसकी वजह से वो विद्युत के अचालक है, बैड कंडक्टर है, कुचालक, यानी ये चालक नहीं। अब आप कहोगे सर आपने यहां ग्रेफाइट भी लिखा है, तो बेटा वो अपवाद हो गया। इसका मतलब ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। बॉस हम जो बताते हैं वो बहुत परिपेक्ष में बताते हैं, सामूहिक रूप से बताते हैं, अलग से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, बाकी ये सब चालक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इनके बीच में क्या कर सकते हैं, डिफरेंसेस कर सकते हैं। कितने प्रकार के हो गए बेटा क्रिस्टलीय ठोस, 4 प्रकार के, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सेसनजी या नेटवर्क ठोस।
अब यहां पर जो आणविक ठोस हैं, मैं आपको यहां पर आणविक ठोसों की विद्युत चालकता, इनमें चालकता नहीं होती बेटा, ठीक है ना, चालकता नहीं, यानी ये विद्युत के चालक नहीं होते, इतने कम होते हैं कि उनको अपन चालक की श्रेणी में नहीं रखते, तो ये चालक नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से इनका वर्गीकरण हो गया। अब यहां पर एक बात और मुझे आपको समझानी है कि आणविक ठोस जो ध्रुवीय या अध्रुवीय होते, तो इनका बेटा आगे एक छोटा सा वर्गीकरण और किया गया, जिस पर अपन डिस्कशन अभी जारी रखते हैं। तो बेटा मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि आणविक ठोसों के अवयवी कण कौन होंगे बेटा, अणु, ठीक है, जो ध्रुवीय भी हो सकते हैं और अध्रुवीय हो सकते हैं। इस बेसिस पर हम लोगों ने आणविक ठोसों का वर्गीकरण किया गया 3 प्रकार से। किसका वर्गीकरण है बेटा, ये आणविक ठोसों का। कौन कौन सा, अध्रुवीय आणविक ठोस, बिल्कुल नाम में पता चल रहा है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी आपको। अध्रुवीय आणविक ठोस अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अध्रुवीय अवयवी कण कौन 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 होंगे बेटा, अणु, लेकिन वो कैसे होंगे, अध्रुवीय। दूसरा कौन है बेटा, ध्रुवीय आणविक ठोस, वेरी गुड, ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा कौन होगा बेटा हमारा, हाइड्रोजन बंधित। अब एक नाम आ गया, कितना आसान हो गया। अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं और उनके बीच में या तो वान डर वाल आकर्षण बल लगेगा या हाइड्रोजन बंध लगेगा। इसके नाम में ही आ गया बेटा, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, राइट। आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे ठोस होंगे जिनमें कौन से बंध लगे होंगे, हाइड्रोजन बंध। चलिए इन 3 के वर्गीकरण की और बात करें तो इनमें कौन होंगे, अध्रुवीय अणु हुए बेटा, अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर अध्रुवीय। 11वीं क्लास में पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने, द्विध्रुव आघूर्ण, अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय अणु, ठीक है। एक दूसरी बात, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन होंगे, देखिए बेटा, H2, H और H के बीच में बंध लगा है, कोई ध्रुवता नहीं है तो H2 उसमें चला जाएगा। CO2 का भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, आपको याद होना चाहिए, इस तरह की संरचना होती है, ठीक है। इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान समान होगा, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, फलस्वरूप द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा I2 इसी में आएगा, ये तो अकेला ही है, और जब सिंगल है तो उसमें तो अध्रुवता होगी। बेंजीन, CCl4, ये सारे उदाहरण इसमें आ जाएंगे बेटा। ठोस H2, I2, ठीक है, CO2 बेटा, इसके अलावा C6H6 बेंजीन। वैसे बेंजीन प्रकृति में द्रव रूप में पाया जाता है, लेकिन मैंने क्या बताया था, हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम वो अगर ठोस में आ जाए तो उसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉमा CCl4, इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है बेटा, होता तो ये भी द्रव है, ठीक है ना, इसको पायरीन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, CCl4। खैर ये सब अध्रुवीय हैं और इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कौन होगा बेटा, लंदन बल कहते हैं इनको हम लोग, लंदन बल भी बोलते हैं कुछ छात्र जो है। वान डर वाल का एक प्रकार होता है बेटा जो अध्रुवीय अणुओं में लगता है, तो इनके अवयवी कण कौन हो, अध्रुवीय अणु, इनमें लगने वाला आकर्षण बल कौन सा, लंदन बल, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोसों की। नाम से ही पता चल रहा है ध्रुवीय यानी जिसमें ध्रुवता हो, इसका मतलब इसके उदाहरणों में लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर HCl ध्रुवीय होता है कि नहीं, एक बंध है, बंध के इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाएंगे, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, ध्रुवता आ गई, तो इनके अवयवी कण कौन हुए बेटा, ध्रुवीय अणु हुए, ठीक है, ध्रुवीय अणु एक। इसके अलावा जब इनमें आकर्षण की बात आती है तो इनमें आकर्षण कौन सा लगेगा, वान डर वाल प्रकार का एक आकर्षण होता है बेटा, ये भी वान डर वाल बल है, ये भी वान डर वाल बल है। द्विध्रुव डैश द्विध्रुव आकर्षण है, ये द्विध्रुव डैश द्विध्रुव आकर्षण, तो इसमें HCl को ले सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आपको अगर मैं ये बताऊं कि SiO2 लिया जा सकता है बेटा, या ये ले सकते हैं अपन CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं अपन, ठीक है। ये सब अणु ध्रुवीय होते हैं। देखिए CCl4 अध्रुवीय है लेकिन CHCl3 कैसा है, ध्रुवीय है। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों के अंदर, ये इतने अधिक ध्रुवीय होते हैं और उनमें हाइड्रोजन होने के कारण उनके मध्य में कौन सा आकर्षण बल लग जाता है बेटा, हाइड्रोजन बंध लग जाता है। जैसे इस उदाहरण को देखो, बर्फ पढ़ाया था कि नहीं अपने, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध लगे होते हैं, तो ये भी ध्रुवीय हाइड्रोजन युक्त ध्रुवीय अणु, H युक्त हाइड्रोजन युक्त ध्रुवीय अणु होते हैं इनके, और इनमें कौन सा बंध लगा होता है बेटा, हाइड्रोजन बंध लगा होता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है, जिनके अंदर फ्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, वो सारे के सारे उदाहरण यहां आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं बर्फ, ठीक है, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बल लगता है।
एल्कोहल बेटा, एथिल एल्कोहल या कोई भी एल्कोहल लेते हैं उनके अणुओं में भी हाइड्रोजन बंद होगा। इसके अलावा अमोनिया के अणुओं में भी हाइड्रोजन बंद होगा। HF ये भी हाइड्रोजन बंद होंगे। तो इनके सबके अणुओं में हाइड्रोजन बंद लगे होंगे। तो आज हम लोगों ने ठोसों के लक्षण, ठोसों को दो प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में बांटा गया, इसका वर्गीकरण किया गया। और फिर क्रिस्टलीय ठोसों को चार प्रकार से इस आधार पर कि उनके अवयवी कण कौन है और अवयवी कणों के मध्य में कौन सा आकर्षण लग रहा है, उनको चार प्रकार से बांटा गया। आयनिक क्रिस्टल यानी आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस जिनको अपन नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, और आणविक ठोस। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने बिल्कुल इस चैप्टर का इनिशियल केसेस अपन ने लिया है। ठीक है ना, हम इसी के क्रम में जब हमारी अगली क्लासेस होगी तो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। इसमें अपने लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात रह गई है। उन क्वेश्चनों में जैसे कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, या पुरानी इमारतों के दरवाजे खिड़कियों में जो कांच के पैनल लगाए जाते हैं ना बेटा इस तरह के, तो उनका निचला हिस्सा कुछ मोटा हो जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करने के बाद हम लोग अगले टर्न पर चलेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगता है तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अपनी कमेंट में जरूर इस बात को बताइए कि क्या हम और इंप्रूव कर सकते हैं। ओके बेटा, सो कल मिलेंगे। थैंक यू।